का मतलब हो गया। अब कोई बोलता है 12 हाउस, कोई बोलेगा 12 भाव, कोई ये कहेगा कि 12 घर, है ना। तो कोई कुछ भी बोले, इट मीन्स आपको वही 12 हाउस की हम बात कर रहे हैं। ऑलवेज रिमेम्बर, नॉर्थ इंडियन स्टाइल में भाव घर कभी भी नहीं बदलते। इट मीन्स अगर कविता का घर ये है, मान लो 320 नंबर का कविता का घर है, तो वो 320 नंबर का ही घर रहेगा। अब कविता यहाँ से कहीं और घूमती रहे, वो अलग बात है। और कविता के घर का नंबर और घर कविता का घर नहीं बदलेगा नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में राशि वही रहती है। इट मीन्स कविता अच्छा। वही रहेगी, कविता के घर बदलते रहेंगे। आई बात समझ में? कैसे ये? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, क्योंकि अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्थ इंडियन एंड द साउथ इंडियन, यू मस्ट नो कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है। नॉर्थ इंडियन जो हम यूज करते हैं उसमें भाव हाउस नेवर चेंज। मैंने लगना बताया, ऑलवेज देयर द लगना, है ना। उसके अंदर क्या चेंज हो रही है? राशियां। कभी 6 नंबर से शुरू हो रहा है, कभी 11 नंबर से शुरू हो रहा है, कभी 1 नंबर से शुरू हो रहा है, तो चेंजेजेबल राशियां होती हैं। लेकिन साउथ इंडिया में वाइस वर्सा कर लीजिए, राशियां सेम होंगी, जहां बैठेगी वहीं बैठेगी, हाउसेस चेंज हो जाएंगे। ठीक। हम जो पढ़ रहे हैं नॉर्थ इंडिया स्टाइल ओके। में पढ़ रहे हैं। नॉर्थ इंडिया स्टाइल में भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कुंडलीज। वन इज जो हम पढ़ रहे हैं डायमंड शेप कुंडली, ठीक। दूसरी होती है सर्कल वर्गाकार। अगर आप पुराने लोग देखेंगे जो 50s में पैदा होंगे, 60s में, उसके बाद तो स्क्वायर ही बनी है। बिफोर दैट बहुत सारे पीपल आज भी वर्गाकार कुंडली यूज करते हैं। वो आजकल स्टाइल में नहीं आती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम डायमंड कुंडली बनाते हैं तो हम अपने फ्राइडे अर्थात शुक्र को भी एक्टिवेट करते हैं। इसलिए मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ जो मैं बनाती हूँ, इजी भी पड़ती है, समझने में भी इजी होती है, और एकदम पता लग जाता है ये लगना है, ये 12th हाउस है, सेकंड हाउस है। ठीक है ना। चीजें क्लियर होनी चाहिए। जब हम बेसिक सीखते हैं तो हमें बेसिक पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कल को कोई पूछे, नहीं अरे ये तो हमें पता ही नहीं, नॉर्थ इंडिया भी होती है, अच्छा साउथ इंडिया, हमें तो एक ही कुंडली आती है बनानी। तो 3 टाइप हो गई, एक वर्गाकार, एक हमने जो भी डायमंड शेप, इसे कोई वर्गाकार भी कहता है, कोई इसे डायमंड शेप भी कहेगा, एक सर्कुलर हो गई, क्या बोलेंगे उसे हिंदी में, गोल जो होती है ना। और वर्गा का। तीसरी हो गई, नहीं वर्गाकार तो स्क्वायर को कहेंगे ना, वर्ग तो स्क्वायर हुआ। गोल वाली जो होती है ना, सर्कल वर्गा का। गोल बिल्कुल गोल बनेगी, ओवेल बिल्कुल ओवेल। गोल बनती है। नहीं ओवल तो अंडाकार होता है हिंदी शायद में। आई अंडाकार, डोंट नो हाँ। क्या मेरे भी दिमाग से निकाल रहा है गोल को, पर समझ लीजिए बिल्कुल गोल बनेगी कुंडली, या स्क्वायर में बनेगी, या साउथ इंडिया की बनेगी, वो भी स्क्वायर होगी पर डिफरेंट टाइप से होगी। ठीक। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कुंडली इन पराशरी, दो तीनों ही पराशरी ज्योतिष में ही बनती है। हम अब कोई और विधा की बात नहीं कर रहे हैं। अब बात करेंगे 12 राशियों की। चलिए आज 12 राशियों पर बात करते हैं। दी हाँ राशि राधे तो राधे रेवा हो जी। गई ना। हाँ बच्चे, राशियां क्या प्रवृत्ति रखेंगी पूरा डिटेल समझा देती हूँ ना राशियों का। दिशा कल प्रवृत्ति मंगल, सब कुछ। कल मंगल का आपने बताया था कि मंगल हाँ फर्स्ट हाउस में कैसे बैठा। हाँ 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 हाँ। एक मेष बार मैं राशि इनकी 12 की है। 12 राशियों की प्रवृत्ति और बता देती हूँ, दिशा और बता देती हूँ। फिर सब राशियों को एक एक हाउस में बैठ के बैठा दूंगी। फिर हाँ। सब में एक एक अभी नंबर बैठा के बैठा देंगे, और एक बार ग्राह बैठा के बढ़ा देंगे, है ना। तो तब तक 10 क्लासेस वो चेंज हो जाएंगे। तो अब हर हाउस में, अगर ये वाला जैसे आपका सूर्य है, अब किसी का फर्स्ट हाउस में बैठा है तो क्या इफेक्ट देगा, 12वें में बैठेगा तो क्या, 7वें में बैठेगा तो क्या, एक बार वो सिखा दूंगी। और कौन सा नंबर आपका कहाँ लिखा है, कौन सी राशि कहाँ बैठी है, वो क्या इफेक्ट देगी। पर पहले राशियों को थोड़ा सा और डिटेल में जानो, क्योंकि राशियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, खाली ये नंबर्स नहीं है, बहुत डिटेल इनके डायरेक्शंस। अब आपसे कोई पूछे मेरी शादी किस डायरेक्शन में होगी, कैसे बताओगे, है ना। या मेरी ससुराल कौन सी डायरेक्शंस में होगी, या मुझे नौकरी किस डायरेक्शन में करनी है, या मेरे कैरियर की ग्रोथ कौन से डायरेक्शन से आएगी, ये सब राशियां आपको बताएंगी। तो इनको आप एक बार नोट डाउन कर लो। आज जो क्लास है वो जस्ट राइट डाउन और मैं समझाती जाती हूँ, वो पहली प्रायोरिटी है, वो लिख लीजिए। फिर कल कल से हम स्टार्ट कर देंगे।
कल वो तो थोड़ा सा टाइम था ना मेरे पास, इसलिए मैंने वो स्टार्ट किया, नहीं तो मैं वो कल नहीं स्टार्ट करती, वो मैं फिर परसों से स्टार्ट करूंगी। ओके, चलो ऐड यूज करें। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं राशि। हमारे पास 12 राशियां हैं। इन शॉर्ट लिख रही हूँ, 1 और 8, 1 और 8 से समझ सकते हैं आप, मेष राशि वृश्चिक राशि है ना, मंगल को डिनोट करेंगी। 2 और 7 अर्थात वृष राशि और तुला राशि शुक्र शुक्र के प्रतिनिधित्व में आती है, शॉर्ट में लिख रही हूँ। 3 और 6 अर्थात कन्या और मिथुन, ये आती हैं बुध के क्षेत्र में। फिर आएगी 4 चंद्रमा, 5 सूर्य, ये रट लीजिएगा। 9 12 गुरुदेव बृहस्पति, जो आज का दिन है। 10 11 शनि। और राहु केतु के लिए कोई राशि नहीं होती है, पर फिर भी अगर आजकल की मॉडर्न जो मानते हैं कि राहु जो रिजल्ट्स हैं वो 3 और 6 में अच्छे देते हैं, और केतु 9 और 12 में अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो अब ये लिख सकते हैं कि राहु अगर 3 और 6 राशि में बैठा है तो पॉजिटिव देगा, और केतु अगर 9 और 12 में बैठा है, अब ये हाउसेस नहीं है, सो डोंट मैस अप, है ना, इन सबको आप हाउस से मैस नहीं करिएगा। टुडे द लेसन इज अकॉर्डिंग टू द राशि, हम हाउस को भूल जाओ। अब दिमाग में कोई 12 हाउस को मत रखिएगा, हम आज 1 to 12 ओनली राशि के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम हाउसेस को बिल्कुल भूल गए हैं, आज हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। 1 8 मेष वृश्चिक मंगल को डिनोट कर रही है, वृष और तुला शुक्र की है, 3 और 6 कन्या और मिथुन बुध की है, कर्क राशि चंद्रमा की है, 5 सिंह राशि सूर्य की है, 9 12 अर्थात धनु और मीन राशि गुरुदेव की है, 10 और 11 मकर और कुंभ का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो शनिदेव करते हैं। राहु 3 और 6 में अच्छा रिजल्ट, इनका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं ये इनमें अच्छे रिजल्ट दे देते हैं। इट मीन्स अगर 3 नंबर पर, मतलब थर्ड हाउस नहीं, 3 नंबर पर या तीसरी राशि पर या कन्या राशि या मिथुन राशि में अगर राहु देव बैठे हैं तो हम उन्हें कह सकते हैं कि ये नेगेटिव नहीं है। या 9 12 में अगर केतु बैठा होगा तो फिर भी पॉजिटिव रिजल्ट दे जाता है, उतना ज्यादा भयानक आपको कष्ट नहीं देता है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो राशियां हैं, हाँ बोलो बोला। राहु और केतु वाला जो 3 और 6, 9 और 12, हाँ 3 और 6 पॉजिटिव रहता है कि 9 और 12 पॉजिटिव है? बेटा राहु 3 और 6 में पॉजिटिव है, केतु 9 और 12 में पॉजिटिव है। अच्छा, ठीक हाँ है, मैंने इसीलिए अलग अलग लिख दिया। ठीक है, यस मैम, क्लियर हो गया। अब ये जो राशियां है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती Yes. है, इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं, डायरेक्शंस भी होती हैं, हमें उन्हें जरूर जानना होता है। ये बेसिक का मतलब ये कह लीजिए कि बेसिक पढ़ने में हमें पता होना चाहिए। ग्रहों का भी घर में नहीं होता ऐसा कुछ, ग्रहों का भी और राशि का, इन दोनों के हमें तत्व और इनका गुण धर्म पता होना चाहिए। हर राशि का अपना कोई गुण धर्म होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी होते हैं। तो पहली चीज हम आज पढ़ेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को समझ लीजिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक, स्त्रीलिंग मतलब हो गया फीमेल जेंडर, पुल्लिंग हो गया मेल जेंडर। राशियां भी फीमेल और मेल होती हैं। ये कब काम आएंगी? जब आपसे कोई पूछेगा मेरा बेबी जो होगा वो फीमेल होगा कि मेल बच्चा होगा, तो तब आपको राशियों से पता लगेगा कि होने वाला जो चाइल्ड है वो फीमेल होगा या मेल होगा। या पति पत्नी में सेक्सुअल रिलेशनशिप अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये भी राशियां बताती हैं। राशियां बहुत कुछ बता सकती हैं, पर हमें एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कौन सी फीमेल राशि होती है, कौन सी मेल राशि होती है। अगर व्यक्ति की राशि
फीमेल वाली होगी, तो वो व्यक्ति अगर एक मेल भी होगा तो भी उसकी राशि के अकॉर्डिंग उसके अंदर स्त्री वाले गुण जरूर आएंगे। ठीक, तो स्त्री और पुरुष का जानना जरूरी है। अब यहां से लिखते जाइए, एक जो भी स्त्रीलिंग राशियां होती हैं वो सम होती हैं। सम मतलब इवन होती है। अगर इंग्लिश में लिखेंगे, इवन नंबर की जो भी राशि होगी वो स्त्रीलिंग होगी, और ऑड नंबर की जो भी राशि होगी, अर्थात विषम, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे विषम संख्या जो हम कहते हैं। अब इसे मैं समझा भी देती हूँ, पहले इतना लिख लीजिए कि विषम संख्या में जो भी होगा वो पुल्लिंग होगी, और सम नंबर जो भी होंगे, इवन नंबर्स होंगे, वो स्त्रीलिंग होगी। अब यहाँ देखिए, एक नंबर पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि ये इवन नहीं है, ऑड है, तो एक नंबर क्या होगा? और पुल्लिंग। मतलब विषम। दो नंबर स्त्रीलिंग, तीन नंबर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, चार तीन नंबर नंबर विषम, स्त्रीलिंग, पांच पुल्लिंग। नंबर। तो इसको याद करने का बेस्ट तरीका आपका हाथ है, ऐसे तो भूल जाओगे। अब यहां से याद करो, सबसे इजी वे। एक दो तीन चार हमें पता है, 12 यहाँ है, 12 पोर्ट्स है हमारे पास, 12 राशियां हैं। स्त्री पुरुष करके याद कर लो। यहां से स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री। ठीक, अब यहाँ एक नंबर पे पुरुष, दो नंबर पे स्त्री, तीन पर पुरुष, चार पर स्त्री, पांच पर पुरुष, छह पर स्त्री, सात पर पुरुष, आठ पर स्त्री, नौ पर पुरुष, 10 पर स्त्री, 11 पर पुरुष, 12 पर स्त्री। सो सिंपल है ना। हाथ का फंडा ले लो, चाहे हाँ इवन और याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, पर राशियों का लिंक आपको पता होना चाहिए, है ना। क्लियर हो गया? अगली चीज बताओ। यस मैम। सबको क्लियर हो गया ना बच्चे? किसी को ना हुआ पुल्लिंग हो, तक कंफ्यूज हो तो बता दीजिएगा। हाँ जी नीरज जी, क्लियर हुआ आपको? जी जी। क्लियर है। जी गुड। चलिए, हमने स्त्री पुरुष जान लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है एलिमेंट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उंगलियों पे सिखाऊंगी, बहुत जल्दी सीख जाएंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है। केवल और केवल मेरे साथ उंगलियों पर गिनना सीख जाइए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब एक जैसे हम पहले बच्चे बचपने में करते थे ना, शॉर्टकट याद करते थे, है ना, ऐसा ही शॉर्टकट सिखा रही हूँ आपको। अपवज, अपवाज। ठीक है, यहां से ये मिटा देती हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये क्या स्पेस है हो मैम? जाए। यहां से आ पा वा जा, अपवज याद कर लो, बहुत सिंपल है, याद हो जाएगा एकदम से। आ पा वा जा, अपवज, है ना। क्या बला है ये, क्या पढ़ा रही है दीदी? ये पढ़ा रही हूं मैं तत्व, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। अब आ से बनता है अग्नि, इट मीन्स फायर। प से पृथ्वी, व से वायु, और ज से जल। ठीक, अपवज याद हो गया सबको? हाँ जी। आप यस उंगलियों मैम। पर आ जाओ। हाँ यस। ठीक, अब उंगलियों पे गिन लो। आ प व च, आ प व च, आ प व च। ठीक, अब उंगलियों पर गिन लिया। अब राशियां में ढालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तब चौथी राशि कौन सी हुई? 1 2 3 4, 4 नंबर यहाँ आया, ये नोट कर चलो। लिया। अब आ प व ज, ज आया मतलब जल, 4 नंबर की राशि जल तत्व की हुई। यस जी। अच्छा, ठीक, दोबारा समझते हैं। नीचे से गिनेंगे ना? उंगलियों, हाँ उंगलियों पर नीचे एक से बार गिन लीजिए, वापस ऊपर से गिन लीजिए, जैसे चाहे वैसे कर लीजिए। मैं नीचे से गिनती हूँ, 1 2 3 हाँ, 4 5 6 7 8 चार 9 10 11 12। ये 12 राशियां मेरी 4 फिंगर्स में आ गई, यस। अंगूठा फोल्ड कर लिया। ठीक, अब अपवज को भी यहीं बैठा लो, आ प व च। फिर दोबारा
आ पा वा जा। फिर दोबारे आ पा वा जा। अब 9 नंबर की राशि को ढूंढना है कि 9 नंबर की राशि कौन से एलिमेंट को बिलोंग करती है। यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4 अग्नि 5 6 7 अग्नि 8 9। 9 अग्नि यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। चलो ठीक है, अब आप बस गिनते हैं। आ पा वा जा, आ पा वा जा आ। तो 9 नंबर पर आ क्या आया? अग्नि अग्नि। अग्नि इट मीन्स 9 नंबर की राशि अग्नि तत्व की हो गई, है ना? सो सिंपल। यस यस दीदी। सेजिटेरियस अग्नि अग्नि तत्व। हाँ, आप इसको अगर ऐसे लिखोगे कि ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, फिर यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12। आप रटना हो तो ऐसे याद कर लो, 1 5 9 अग्नि तत्व, 2 6 10 पृथ्वी तत्व, 3 7 11 वायु तत्व और 4 8 12 जल तत्व। अच्छे से आपको याद करना हो, मैंने दोनों तरीके सिखा दिए। पॉइंट लिख के करना हो ऐसे याद कर लो, उंगलियों पे काउंट करके इजी पड़ता हो ऐसे कर लो, याद करना है कैसे कर लो, अच्छा है सो सिंपल। उंगलियों पे गिनते यस जाओ। पुराने लोग ना, पंडा जी देखना, जो 50 60 70 साल वाले पंडा जी होंगे ना, वो पत्रिका खोलेंगे और उंगलियों पे गिनना शुरू कर देंगे। क्या गिनते हैं वो? तत्व। आप कौन से तत्व पर हो, है ना? कौन से तत्व? तत्व बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप कहते हो मुझे पित्त का दोष है, कोई कहता है मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगती है, कोई कहता है मेरी बॉडी में बहुत वात है, कोई ख्याली पुलाव ज्यादा बनाता है, कोई गुस्से नाक बहुत ज्यादा है। यही तत्व होते हैं, यही तत्व हमें। अब किसी की बॉडी में आपने देखा होगा हड्डियां बड़ी भारी होती है, पृथ्वी तत्व का होगा। किसी के ख्याल बड़े ख्याली पुलाव बनते हैं, वो क्या होगा? वायु तत्व का होगा। वायु। अग्नि तत्व वायु वाला तत्व। गुस्से नाक ज्यादा होगा, जल तत्व वाला इमोशनल ज्यादा होगा। तो व्यक्ति के लग्न में जो भी राशि बैठी होगी, व्यक्ति का मूड, व्यक्ति का स्वभाव उसी तत्व से बिलोंग करेगा। समझे? अग्नि तत्व वाला इसलिए कैसा होता तत्व है? पढ़ना होता है। हाँ, तत्व मतलब मैं, मी माई सेल्फ। लग्न में जो भी राशि बैठी होगी, वो जिस तत्व को बिलोंग करती होगी, वही तत्व मुझे बिलोंग करता होगा। मैम अग्नि तत्व के अग्नि कैसे होते हैं, आप वापस बताइए। गुस्सा। खुद सोच के देखो, अग्नि मतलब क्या हुआ? आग सोच के बताओ। आग ना मतलब हाँ, गुस्सा अग्नि है। होगा इट ईगो। मीन्स हर वक्त गुस्सा, मी माई सेल्फ, मैं करेंगे। गुस्सा है ना, तेजी है, तो एसिडिटी ज्यादा बनेगी। मैं करने वाले होंगे, गुस्से नाक होंगे, जल्दी जल्दी बोलने वाले भी हो सकते हैं, जल्दीबाजी हो सकती है, हर बात पर जल्दीबाजी करेंगे, गुस्सा करेंगे। अग्नि। पृथ्वी, ठहराव, भारीपन, बहुत ठहरे हुए डिसीजन लेंगे, अपने माइंड को स्टेबल रखेंगे, जल्दी से किसी की बातों में नहीं आएंगे, जो सोच लिया वो करना ही है। पृथ्वी है ना, हार्ड, भारीपन, है ना? वजन में भी भारी होते हैं, ऐसे लोगों की हड्डियां बहुत भारी होती हैं। वायु तत्व वाले वेरी इंटेलिजेंट, 3 7 11 जिनके लग्न में लिखा होगा, वेरी इंटेलिजेंट। उनका दिमाग हवा की तरह चलता है, बहुत ज्यादा चलता है। हर वक्त उनके दिमाग में कुछ ना कुछ फितूर रहता है, सोचते रहेंगे अब क्या करना है, अब क्या करना है, क्या चल रहा है ना? जल तत्व वाले इमोशनल होंगे। 4 8 12 वाला, अगर जैसे राम जी का भी था 4 नंबर लग्न में लिखा हुआ, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं ऐसे व्यक्ति, उनको हर चीज इमोशन से जुड़ी होती है। क्लियर? समझ में आ गया तत्व? हाँ जी नेक्स्ट हाँ। पे चलो। गुड। यस। समझते जाइए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब चलते हैं दिशाओं पर। सब राशियों में ही बता मैम रही हूँ आज। एक हाँ जी। मैम एक बार ये अर्थ एलिमेंट का एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना, अर्थ हाँ, एलिमेंट देख, का। अर्थ एलिमेंट वाले जो होते हैं वो फर्म होते हैं डिसीजन में। एक तो उनकी हड्डियों में वजन ज्यादा होता है, अगर उन मतलब देखने में वो उतनी वेट के लगते नहीं है, पर जब उनका वेट आप करेंगे ना तो भारी आएगा, क्यों? उनकी हड्डियों में वजन ज्यादा होता है। फर्म होते हैं डिसीजन के, मतलब अड़ियल टाइप के होते हैं ना, जो सोच लिया वही करना है, सुनेंगे सबकी, करेंगे मन की। पृथ्वी टिकानी बड़ी मुश्किल होती है ना, उनको जल्दी से आप खिसका नहीं सकते। इट मीन्स वो फर्म है, रिजिड नहीं होते, वो एक जगह स्थिर है। इससे प्यार है तो इसी से है।
अब आप उसको समझा रहे हो भैया अच्छा नहीं है, वैसा है ये, नहीं मानेंगे। जब तक खुद के दिमाग में नहीं घुसेगा ना, तब तक नहीं मानते पृथ्वी तत्व वाले, है ना। डिसीजन नहीं लेंगे, वो फर्म है, वो स्थिर है ना। भारीपन होता है उनके अंदर, और जल्दी से मूवमेंट नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं मतलब एक घर बन गया, मेरा एक घर हो, मैं एक स्थिर हो जाऊं। बार बार ये क्या है ना, घर बदलना, चेंजेस नहीं समझ में आते। वायु तत्व वालों का बुद्धि बहुत ज्यादा वायु की तरह है ना, इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रहती है उनका माइंड, है ना। ऐसे तत्व आपके लग्न में कौन सा बैठा है, प्रॉब्लम वही आज आपको पता लग जाएगा आपके अंदर नेचर कैसा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिशा। अब हर एक राशि की अपनी डायरेक्शन होती है, दिशा। हम राशियों की ही बात कर रहे हैं, ना मैं ग्रह ना मैं भाव, कोई बात नहीं कर रही हूँ, दिशा की बात कर रहे हैं। इनको भी मैं उंगलियों पर भी समझा दूंगी, यहाँ पर भी लिख दूंगी, है ना। अच्छा, हम अपनी जो मतलब पढ़ते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं दिशाओं को? पूरा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यही दक्षिण, पढ़ी है हाँ। सबने या कोई और फॉलो करा है? नहीं नहीं। नहीं पढ़ेंगे। सबने यही रूल फॉलो करा है ना हमेशा जिंदगी में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम उत्तर उत्तर दक्षिण, और हाँ, जिंदगी उत्तर भर दक्षिण। गलत पढ़ा है हमने, कभी एक सही दिशा पढ़ी ही नहीं। ऑलवेज हमने अपने दिमाग में गलत पढ़ा है। अब सीक्वेंस में आपको सही बताती हूँ। पूरा, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। ठीक। अब आप कहेंगे दीदी ये तो सारा गड़बड़ा गया, याद कैसे होगा ये? आप इसे ऐसे समझो, पहले मैं आपको समझाती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, हमने जो पढ़ा है वो गलत क्यों है। देखिए, यहां से मान लीजिए सूर्य निकल रहा है, ये मान लीजिए हमारे सूर्य देव है, मुझे जरा यहाँ पर जरा मुश्किल से बनते हैं सूर्य देव है हमारे, तो ये ईस्ट डायरेक्शन होगी, पूरब ये पूरब दक्षिण हो गए आपके, होंगे सबके दक्षिण पूरब उत्तर। इधर ही होंगे ना हाँ। सूर्य के साथ। तो पीछे क्या यस, होंगे? पश्चिम, पश्चिम। अब यहाँ क्या होगा? इधर दक्षिण, पश्चिम दक्षिण। दक्षिण, और यहाँ क्या होगा? ऊपर उत्तर। उत्तर। सबका यही डायरेक्शन चार्ट होता है, कोई चेंजेस तो यस। नहीं होते। ये अब नहीं। अगर मैं नहीं। मूवमेंट करूं, कोई प्लैनेट, अगर कोई राशि पूरब दिशा से घूमेगी तो कहाँ जाएगी? पश्चिम में। नहीं, दक्षिण में पहले जाएगी दक्षिण के क्लॉकवाइज। दक्षिण से होके पूरब में एग्जैक्टली, जाएगी। पूरब से दक्षिण आएगी, दक्षिण से तो पश्चिम दक्षिण से जाएगी, पूरब। पश्चिम हाँ, से उत्तर पश्चिम से जाएगी, उत्तर। उत्तर से पूरब आएगी। तो एक्चुअल डायरेक्शंस की हाँ, क्या होती है परिभाषा? पूरब, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। हम्म, पर हमने जिंदगी में क्या, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो कि सही है ही नहीं कहीं से भी। हमने अपने चार्ट से समझा कि अगर हम ये वाली डायरेक्शंस लेंगे तो हम पढ़ ही नहीं सकते कभी राशियां। ठीक है, तो राशियां पढ़ने के लिए डायरेक्शंस को समझिए, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। इस सीक्वेंस को याद कर लीजिए, पुराने सीक्वेंस को दिमाग से निकाल दीजिए, बिकॉज दैट वाज रॉन्ग। ठीक। पूरब दक्षिण पश्चिम। तो दीदी अब ये यही हाँ, यही फॉर्मूला याद करना है अब। जैसे एग्जैक्टली, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, यही सीक्वेंस होती है। और मैंने आपको लॉजिकली समझाई है कि क्यों मैंने ये बताई है ना। क्योंकि क्लॉकवाइज आप ऐसे घूमोगे, सूर्य पहले पूरब में रहेगा, फिर पूरब से दक्षिण में जाएगा, फिर पश्चिम में आएगा, और फिर उत्तर में, ऐसे ही तो घूम के फिर वापस आएगा ना। अब हम कहते हैं पश्चिम में छुप गया, वो अलग चीज है, पर हमारी डायरेक्शंस में हम जब सर्कुलर वे में घुमाएंगे अपनी राशियों को, तो इसी डायरेक्शन में घुमाएंगे। अब राशियां इसी के अनुसार चलेंगी, अर्थात 1 नंबर की राशि, 2 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि, रखते जाइए सेम सीक्वेंस। हम क्या बोले, वापस बोली ना। हाँ, राशियों को रखते जाइए इनके आगे। तो पूरब की कौन सी डायरेक्शन हुई? 1, 5, 9। तो 1, 5, 9 राशियां कौन सी डायरेक्शन डिनोट करेंगी? पूरब दिशा को। पूरब। 2, 6, 10 दक्षिण को दिखाएंगी, 3, 7, 11 पश्चिम को दिखाएंगी, 4, 8, 12 उत्तर को दिखाएंगी। अब इन्हें उंगलियों पे जाओ तो उंगलियों पे याद कर लो, एग्जैक्टली द सेम वे, है ना। पूरब, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऐसे याद कर लीजिए। 1, 2 नंबर याद करके कर लीजिए, जहां पर जो नंबर आएगा वही राशि की दिशा होगी। नहीं तो ऐसे याद कर लीजिए, 1, 5, 9 पूरब, 2, 6, 10 दक्षिण, 3, 7, 11 पश्चिम, 4, 8, 12 उत्तर। उत्तर।
बहुत अच्छा बात बताएंगे। है ना। डायरेक्शंस का सीक्वेंस ये होता है। इजी है ना, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा नहीं जी, मारोगे बहुत कुछ नहीं मस्त। समझ में आएगा। इजीएस्ट में सिखा रही हूँ कि इससे ज्यादा इजी याद करने के लिए कुछ नहीं है, सबसे इजी है ये। सच मैम में जी। तो हाँ जी। मैम हाँ हाँ पूनम। जैसे कि आप पूरा दक्षिण पश्चिम उत्तर बोले, तो ये 1 5 9 आया पूरा में। तो हाँ किसी का अगर देखना है कि ये लड़का कौन सी दिशा से उसकी लड़की मतलब आएगी, तो उस हाँ राशि के सेवंथ हाउस का नंबर देखेंगे। मतलब नहीं समझे। अभी नहीं आएगा बेटा, अभी बस ये याद कर लो, उसको ठीक है। समझाऊंगी मैं। अभी मिक्स नहीं करेंगे सब चीजें, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो हाँ हाँ जाएगी हाँ। बच्चे। हाँ, ठीक है। अभी तत्वों को समझते जाइए बस, ठीक है। समझ में आ गया, 1 5 9 की डायरेक्शंस आ गई, हमें उनका तत्व समझ में आ गया, ठीक है। हमने लिंग पढ़ लिए, उनके जेंडर पढ़ लिए। नेक्स्ट आता है अब स्वभाव। क्या होगा अब? स्वभाव, नेचर। राशियों का स्वभाव, स्वभाव भी नेचर। होता है। अब मैं उसे बताऊंगी, स्वभाव मतलब चार, स्थिर या द्विस्वभाव। जब हम प्रेडिक्शंस करते हैं ना बेटा, ये सारी चीजें हम पकड़ते हैं कि वो कौन सी राशि में है। हाँ या ना, अब आप पूनम ने पूछा मैं घर कब क्या? लूंगी, तो हाँ या ना जवाब देना है ना। तो ये चार हम स्थिर द्वि मेरे स्वभाव सामने को पकड़ना गोदरेज में पड़ता है ना। तो चार स्थिर द्वि स्वभाव को पकड़ना पड़ता है, इसलिए है। ये भी रटना है। कैसे रटना है, इजी वे में सिखाऊंगी। चर मतलब होता है चलायमान राशि, ऐसी राशि जब आप कोई कहेगा मैम मेरा ट्रांसफर होने वाला है क्या, मैं घर बदलने वाला हूँ क्या मैं विदेश जाने वाला हूँ, क्या मेरा वर्किंग में मेरा वाहन आने वाला है, क्या मेरा मूवमेंट वाला जॉब होगा। जो भी चीज मूवमेंट की आपसे पूछेंगे, चर राशि डिनोट करेगी। तो पता तो होना चाहिए, आंसर कैसे करोगे। तो चर का मतलब होता है चलायमान, जो चलने वाली राशि है। स्थिर का मतलब जो स्थिरता देती है, इट मीन्स सामने तो है। बहुत सारे लोग हैं मूव नहीं कर कपड़ा पाते। के पुनः सामने। म्यूट कर लेना। हाँ, स्थिर का मतलब होता है रुकना, स्थिर रहना, एक जगह टिके रहना, आप मूव नहीं कर पाते। जब स्थिर राशियां होती हैं और कोई मुझे कहता है मैम मुझे ट्रांसफर चाहिए इस साल में, और स्थिर राशि बैठी है, तो कहूंगी बेटा तू जोड़ लगा ले एडी तक के, ट्रांसफर तो तेरा होगा नहीं, क्यों, राशि स्थिर है। समझ में आया। स्थिर मतलब आप स्टेबल रहोगे, वो टाइम में चेंजेस नहीं आएंगे। द्वि स्वभाव मतलब दोनों स्वभाव इसके अंदर है, चर भी है स्थिर भी है। अब डिपेंड करेगा डिग्री के ऊपर, तो वो हम लेटर ऑन सीखेंगे। पर द्वि स्वभाव का मतलब होता है कि अगर उसका डिग्री डिग्री चेंज जब हम देखेंगे, तो अगर डिग्री के हिसाब से होगा तो वो चर भी हो सकता है और स्थिर भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी मिलती है चर और स्थिर द्वि स्वभाव में। अर्थात वो विदेश जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, कब जाएगा वो हम डिग्रीज पे देखेंगे, ठीक है। तो चर स्थिर और द्वि स्वभाव में भी सेम नंबरिंग कर लीजिए, एग्जैक्टली सेम। चलिए मेरे साथ नंबरिंग करिए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मीन्स 1 4 7 10 चार राशि है, 2 5 8 11 स्थिर राशियां हैं, 3 6 9 12 द्वि जी स्वभाव। स्वभाव। उंगलियों पर याद कर लीजिए, चार स्थिर द्वि स्वभाव, 1 2 3 1 2 3, चार स्थिर द्वि स्वभाव, चार स्थिर द्वि स्वभाव, चार स्थिर द्वि स्वभाव। 10 नंबर की राशि क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 यहाँ आ गया, तो चार स्थिर द्वि स्वभाव, चार स्थिर द्वि स्वभाव, चार स्थिर द्वि स्वभाव, चार। 10 नंबर की राशि चार होनी चाहिए, चार होती है। हाँ पूनम, अभी अपनी उठो पूनम। मैम ये चार सीट हो गया है। तो ये तीसरा वाले में जा भी सकते नहीं भी जा सकते, ये बोली ना आपने।
एग्जैक्टली, द्विस्वभाव में चर के गुण भी होंगे, स्थिर के गुण भी होंगे। तो जब दोनों गुण होंगे, स्वभाव में। हाँ, तो द्विस्वभाव मतलब डुअल, अच्छा डुअल नेचर होगा ना। अच्छा। यही नहीं पता, बिच्छू जैसा नेचर ना, डंक मारेगा कि नहीं मारेगा, पता ही नहीं है। द्विस्वभाव, दो मुंह का सांप होता है द्विस्वभाव राशि। इट मीन्स यही नहीं पता किधर से चलेगा, है ना। चर भी हो सकता है, स्थिर भी हो सकता है, कुंडली बताती है ना। स्कॉर्पियो तो स्थिर होगा ना मैम, स्कॉर्पियो वृश्चिक नहीं 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 नहीं, मैं तो 8 जस्ट नंबर। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। वृश्चिक नहीं, राशि 8 को नहीं नंबर। कह, हाँ बच्चे, यहाँ मैं हाँ वृश्चिक राशि को नहीं बोल रही हूँ। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि जैसे बिच्छू का ये नहीं पता होता ओके। कि वो डंक मारेगा कि चल निकल जाएगा। हम्म, तो लाइक द्विस्वभाव राशियां, कि यही नहीं पता कि वो चर है कि स्थिर है, चली जाएंगी कि डंक मार के जाएंगी। उसको वृश्चिक राशि से कनेक्ट नहीं करिए। बट 8 नंबर राशि मैम तो स्थिर होगा ना, 8 नंबर। हाँ बेटा, मैं एज एन एग्जाम्पल यूज हाँ कर हाँ, रही हूँ बच्चों आप को। एग्जाम्पल, लेकिन मैं कंफ्यूज हो एग्जाम्पल, गई थी इसीलिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक है मैम। मैंने हाँ जस्ट, हाँ, जैसे दो मुंहा सांप होता है ना, ये नहीं पता वो हाँ किधर से चलेगा, वो इधर चलेगा कि इधर चलेगा। जस्ट लाइक द्विस्वभाव राशियां होती है, ठीक है। मतलब व्हाट काम यू, मिथुन, हाँ मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये द्विस्वभाव हाँ राशि है। हाँ, और वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ ये स्थिर राशि है। 7th हाउस में जिसके भी द्विस्वभाव राशि बैठी हो, करके देखना, हम्म। ट्राई करना, अपने अपने पतियों पे लगाना। सब फीमेल ही है हमारे पास, जो नीरज जी है वो अपनी वाइफ पे लगा लेंगे। जिनका भी 7th हाउस में, क्या कहा मैंने, 7वां घर गिनना पहले कुंडली में, 7वें घर में अगर द्विस्वभाव राशि बैठी होगी, अर्थात 3, 6, 9, 12 में से कोई एक नंबर वहां लिखा होना चाहिए। तो सच बताना, एक दिन तो तुम्हें लगेगा तुम्हारा पति देवता है, और अगले दिन किसी बात पर लड़ाई होगी तो तुम्हें लगेगा इससे जालाम आदमी मेरी जिंदगी में क्यों लिखा था। बताओ, ऐसा होता है कि नहीं होता है। ये द्विस्वभाव राशि का गुण दीदी ये तो मोस्टली सभी की में होगा। है। नहीं, स्पेशली 7th हाउस में जिनके द्विस्वभाव होगा ना बेटा, उनके उनके तो होगा ही होगा। देखिए बेटा, उनके मन में ये विचार हर एक दिन बदलेंगे। जिस दिन पति ने प्यार कर दिया, लाड कर दिया, केयर कर दी, शॉपिंग करा दी, लगे भगवान कितनी मैं लकी हूं ना, मेरा कितना प्यारा पति है, मेरी कितनी केयर करता है। और जिस दिन जरा से उसने केयर नहीं करी है, जोर से चीख के बोल गया, उस दिन कहेगा भगवान राक्षस पति मिला मुझे, मैं दुखी हो गई हूँ। तो ये जो जो स्थिति होती है ना, ये वाली बिल्कुल दिमाग की जो ये स्थिति, बलि स्पेशली बनाने 7th वाली। हाउस में द्विस्वभाव राशि वाली देती है। ऐसा होता है द्विस्वभाव राशि वालों के लिए। बाकियों के साथ तो देखो भैया, ग्रह गृहस्थी होता रहेगा, पर बहुत टाइम टू टाइम नहीं होता। इनके साथ ना हर तीसरे दिन चौथे दिन ये स्वभाव बदलेगा। इनके साथ लंबा टाइम नहीं चलता ये सब, हर दूसरे दिन इनके लिए, इनके साथ ये परेशानी होती है। इनको हर दूसरे दिन अपने पति में देवता और राक्षस हर तीसरे दिन नजर आता है। क्यों? क्योंकि स्वभाव है राशि का, ये बेचारे कुछ नहीं कर सकते, स्वभाव जी। है ना। तो ये स्वभाव। अपने अपने कुंडली में देखना है कि हस्बैंड के कुंडली में? नहीं नहीं, हस्बैंड की कुंडली में देखोगे तो फिर आप बन जाओगे ना ओके। 7वें घर में। अपनी कुंडली में अच्छा। अपने हस्बैंड को देखो 7वें घर ओके ओके। में। हाँ, द्विस्वभाव राशि वाले की। एक चीज और बताती हूँ, चलो आज जब बता ही रही हूँ, वैसे तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी इस चीज को। चौथा घर, गिनती करनी आती है ना, चौथा घर जो होता है, गिनो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसके भी चौथे घर में द्विस्वभाव राशि बैठी है, किस किस के बैठी है, चलो पहले ये बताओ। किसी का चार्ट हो आपके पास, उसके चौथे घर में द्विस्वभाव राशि हो, मतलब 3, 6, 9, 12 में से कोई भी एक नंबर लिखा होना चाहिए। 4th मेरे हाउस, एकता जी के तो लिखा ही होगा, और किसके, एनीवन, किसी के हैं? मोहन जी का है। मोहन जी का है, ओके। मैम ऐसा मेरा भी है। व्यक्ति, रेवा जी का भी होगा, गुड। ऐसे व्यक्ति के घर में मोस्ट प्रोबेबली
दो पहिया वाहन जरूर होता है ऐसा। आज के टाइम में तो ऑलमोस्ट 99% है वैसे तो। हाँ, लेकिन ये तो हम पुराने तरीके से बता रहे हैं ना, क्योंकि पुराने जमाने में दो पहिया वाहन होना बड़ी उपलब्धि हुआ करता था। तो फोर्थ हाउस में जिनसे मैंने सीखा था, बड़े बुजुर्ग आदमी थे, तो वो मुझे बोलते थे कि पहले हमारे टाइम में अगर किसी के चार्ट में फोर्थ हाउस में द्विस्वभाव राशि मिल जाती थी तो हम बड़े खुश होते थे, अरे भैया तुम बड़े लकी हो, तुम दो पहिया वाहन तुम्हारे घर में खड़ा रहेगा। तो वो कहते थे साइकिल में तो दो पहिया वाहन होते, नहीं नहीं बैटरी वाला। तो पहले के जमाने में बड़ा मानते थे कि दोपहिया वाहन नॉर्मली फोर्थ हाउस में द्विस्वभाव राशि होगी। 100% वो यूज भी करते होंगे, चलाना जानते होंगे, चलाते होंगे दोपहिया वाहन, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया क्लियर। अब बात करेंगे, इनकी सबकी चीजों समझ में आ गई ना। तो हमने आज राशियों में चार चीजें पढ़ी, उनका लिंग पढ़ा, हमने उनका स्वभाव पढ़ा, चार स्थिर द्वि स्वभाव, दिशा पढ़ी और एलिमेंट पढ़े, तत्व। तो चार चीजें पढ़ने के बाद हमें अब राशियां क्लियर हो गई, राशियों से हमें इतना क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं ग्रहों पर, क्योंकि ग्रहों में भी ये चारों तत्व होते हैं। तो मैं साथ साथ ग्रह भी समझा देती हूँ, क्योंकि एक ही बार में आप लोगों को तत्व वगैरह क्लियर हो जाएंगे। मैम एक उदाहरण देख के समझाइएगा। 9 टूरिस्ट आ रहा है। क्या क्या कहा, किसने क्या बोला? मुझे एक्चुअली आप लोगों की शक्ल नहीं दिखती तो पता ही नहीं लगता कौन कहाँ से बोल रहा है। हाँ हाँ पूनम कविता, ने बोली। इतने अच्छे से एक्सप्लेन करो ना, इतना इंटरेस्ट आ रहा है। मजा आ रहा है ना? हाँ, एस्ट्रोलॉजी में जब तक मजा ना आए ना, समझ में भी नहीं आती बच्चे, क्योंकि क्लिष्ट है बहुत। हाँ, मजा तब आता है जब समझ में यहाँ घुसती है ना, तब लगता है हाय कितना आसान चार्ट है ना। अब नौ दीदी वो ग्रहों की आपने बात। बोला था ना हाँ सबको हाँ, कैमरा ऑन रखने को बोलो, नहीं तो कुछ क्या गुरु खराब होता नहीं है क्या? राहु, हमारा नहीं राहु राहु, राहु। एक्चुअली राहु मुखौटा होता है। तो जब हम अपना कैमरा ऑन नहीं करते, मुखौटा लगाया ना हमने अपने आगे, तो वो मुखौटा लगाने से आपके राहु खराब हो जाता है, क्योंकि हम काम ऑनलाइन कर रहे हैं ना, इसलिए। हाँ तो कैमरा ऑन रखना ये वो चाहिए ना। किचन में जाना आना हाँ, पड़ता है ना, तो खाने का टाइम है कोई इसलिए। नहीं, कोई नहीं हाँ। बच्चे, मैं जबरदस्ती करती ही नहीं, मुझे भी पता है भैया, लेडीज हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जिसका पॉसिबल हो कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है, मुझे भी दिख जाते हो सब, ऐसा नहीं लगता मुझे भी स्क्रीन को बढ़ा रही हूँ। बाकी दिक्कत कुछ नहीं बच्चे, जैसे जिसको जैसे कंफर्टेबल रखे। इनकी मैं दिशा बता देती हूँ आपको, एक एक करके। जैसे मैंने अभी राशियों की आपको दिशा बताई थी, ऐसे ही ग्रहों की भी दिशा होती है। तो सेवेंथ हाउस में जो राशि बैठी होगी, उसकी दिशा भी बताएगी कि आपका स्पाउस या आपकी शादी या आपका बिजनेस पार्टनर कौन सी डायरेक्शन से होगा, या आप बिजनेस किस डायरेक्शन में करेंगे, या आपकी शादी या आपका ससुराल किस डायरेक्शन में होगा, या वहां पर बैठा ग्रह भी कई बार ये बताता है कि आपकी कौन सी डायरेक्शन होगी, है ना। तो ग्रह भी देखने हैं, राशि भी देखनी है, और दोनों को जोड़कर बताना है कि हाँ ये दोनों चीजें आपके लिए अच्छी हैं। सूर्य क्योंकि पूरब से निकलते हैं, तो पूरब दिशा इनकी राशि, मतलब ये पूरब दिशा को डिनोट करते हैं। सूर्य जहां भी बैठा होगा पूरब दिशा को ही दिखाएगा। चंद्रमा उत्तर को दिखाता है, हाँ चंद्रमा उत्तर को दिखाता है। मंगल, ये समझ में आ रहा है ना, मैंने थोड़ा सा राइटिंग यहाँ पर ऐसा हो जाता है लिखते हुए मुझे। दक्षिण दिशा, ये उत्तर है। चंद्रमा उत्तर दिशा को दिखाता है, मंगल दक्षिण दिशा को दिखाता है, बुध उत्तर दिशा को दिखाता है, गुरु पूरब दिशा को दिखाते हैं। इसीलिए पूजा घर पूरब में बनाने के लिए कहा जाता है ना, कि पूरब दिशा में अगर आप पूजा घर बनाते हैं तो वो गुरु स्थान, पूजा घर हमारा गुरु का स्थान होता है बेसिकली। और शुक्र की भी उत्तर दिशा होती है, ध्रुव तारा जहां से निकलता है उत्तर दिशा।
शनि पश्चिम दिशा, शनि पश्चिम दिशा के स्वामी है। ठीक है, छोड़ दो, जाओ सो जाओ। राहु और केतु नैऋत्य कोण में होते हैं। अब आप कहेंगे नैऋत्य कोण समझाइए दीदी, तो मैं अभी दिशाएं आपको चार्ट में सिखाऊंगी, फिलहाल आप लिख लीजिए। नैऋत्य, नैऋत्य कोण को हम बोल सकते हैं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का बीच वाला हिस्सा ना दीदी? बीच वाला हिस्सा, एग्जैक्टली। दक्षिण पश्चिम में मतलब आधा दक्षिण आधा पश्चिम, उसके जो बीच का हिस्सा होता है उसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं। राहु केतु वहां पर वास करते हैं, इसीलिए हमेशा कहा जाता है अपना साउथ वेस्ट ऑलवेज क्लीन रखिए, मैसी मत रखिए। कभी कूड़ा कबाड़, यहाँ तक कि कचरे का डिब्बा भी साउथ वेस्ट में नहीं रखना होता है, क्योंकि ये राहु केतु, या जब आप वायरिंग करते हैं तो आप कोशिश करिए कि लटकते हुए वायर आपके जो होते हैं वो केतु को सिंबल करते हैं, वो आपके साउथ वेस्ट में ना हो, क्योंकि ये दोनों ग्रह प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब यहीं पर साथ साथ ही समझ लो, है ना, कौन सा लिंक समझ लीजिए। जैसे अभी हमने राशियां पढ़ी थी, सम नंबर में जो थी वो स्त्रीलिंग थी, और ऑड नंबर में जो थी वो पुल्लिंग थी, है ना। यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं लगता, यहाँ बस याद रखना है आपको, सूर्य पुल्लिंग होते हैं, पुरुष होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। सूर्य पुल्लिंग है, चंद्रमा स्त्रीलिंग है, मैं स्त्री लिख देती हूँ खाली। मंगल पुल्लिंग है, बुध यहाँ तीसरा आ जाता है नपुंसक, है ना। राशियों में 2 ही होते हैं लिंग, लेकिन ग्रहों में 3 लिंग होते हैं। जैसे संस्कृत में 3 लिंग पढ़े होंगे आपने, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग केवल संस्कृत में होते हैं। ऐसे ही ग्रहों में तीनों होते हैं, इसके अलावा राशियों में 3 गुण नहीं होते। बुध नपुंसक होता है, नपुंसक लिंग होता है ना, ना स्त्री ना पुरुष। गुरु जो होते हैं ये पुल्लिंग होते हैं, शुक्र जो है स्त्री होते हैं, स्त्रीलिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। शनि महाराज भी स्त्रीलिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप कहेंगे शनि तो स्त्रियों को छूने के लिए भी नहीं देते हैं, लेकिन जो ग्रह है वो स्त्री तत्व की प्रधानता वाला ग्रह है, ठीक है। राहु और केतु का कोई लिंक नहीं होता। कई बार बहुत सारे लोग शनि को भी नपुंसक मानते हैं, पर मैं नहीं मानती, मैं स्त्रीलिंग मानती हूँ। केवल और केवल मैं बुध को मानती हूँ कि नपुंसक होता है। पर बहुत सारे लोग बहुत जगह आप पढ़ेंगे, इसलिए मैं बता देती हूँ आपको कि शनि को भी नपुंसकता में गिना जाना चाहता है, पर मैं नहीं मानती। दीदी राहु का क्या बताया था आपने भी? राहु और केतु का कोई लिंग नहीं होता, क्योंकि पिंड नहीं है ये, जो छाया है, तो छाया का लिंग नहीं होता ना। हाँ जी, ठीक है। हाँ, अच्छा, आप नपुंसक लिंग को भी समझ लीजिए। नपुंसक लिंग में क्या होता है कि आप इसको कैरेक्टर वाइज कैसे बताएंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। बुध का कारकत्व ये होता है कि बुध अगर पुल्लिंग ग्रह के साथ बैठा है या पुल्लिंग राशि में बैठा है तो पुरुष के जैसा व्यवहार करने लगता है। अगर ये स्त्री तत्व के साथ अर्थात चंद्रमा के साथ बैठा है, चंद्रमा की राशि में बैठा है, तो स्त्री का तत्व की तरह काम करेगा। 5 नंबर की सूर्य की राशि में बैठा है तो सूर्य की राशि 5 नंबर पुल्लिंग हुई, और सूर्य भी पुल्लिंग है, मान लीजिए वहीं बैठा है, और साथ में बुध बैठा है, तो अब बुध नपुंसक नहीं होगा, पुल्लिंग की तरह काम करेगा। इट मीन्स बुध अकेला अगर बैठा होगा तो नपुंसक होगा, लेकिन अगर किसी प्लैनेट के साथ बैठा होता है तो ये उसी प्लैनेट के गुण धर्म को ले लेता है, उसी के अनुकूल हो जाता है। पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के साथ
इस तरह। पर अगर अकेला बैठा होता है, स्वराशि का होता है, अर्थात 3 या 6 नंबर पे होगा और अपनी ही राशि का होगा, पूर्ण रूप से नपुंसकता देता है। और दी राहु केतु के साथ बैठता ही नहीं गया। नहीं, अगर राहु केतु के साथ बैठेगा तो भी नपुंसक ही होगा, क्योंकि उनके अपने तो कोई कैरेक्टर है नहीं। तो छाया ग्रह है तो पीड़ित तो और ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। हमने क्रूर और पापी ग्रह तो पढ़े थे ना, वो तो याद है ना आप लोगों को। दी बुध का राहु के साथ अभी आपने क्या बताया, प्लीज आप रिपीट करेंगे, 1 मिनट मैं नोट कर हाँ, लेती देखिए, बुध राहु और केतु के साथ बैठकर बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है। हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, और अपनी नपुंसकता नहीं छोड़ता, ना ये पुल्लिंग बनेगा ना स्त्रीलिंग, नपुंसकता ही रखेगा। इसलिए मैं आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था चंद्रमा और बुध ये तो ऐसे ग्रह हैं, अशुभता भी देते हैं और शुभता भी। चंद्रमा जितना, ये दोनों बहुत कोमल प्लैनेट है, बहुत सॉफ्ट जिसे कहना चाहिए, खरगोश की खाल देखी है, ऐसे वाले सॉफ्ट प्लैनेट है चंद्रमा और बुध। पर घाता कितने हैं कि अगर ये दोनों बिगड़े तो पूरी कुंडली बिगाड़ देते हैं। राहु केतु भी अच्छे हो जाए, पर ये अगर खराब हो जाए पूरी कुंडली खराब कर देते हैं कई बार। तो इनका कारकत्व समझना है। तो बुद्ध को समझ में आया ना कि कैसे मैनिपुलेट हो जाता है, हर ग्रह के साथ अलग हिसाब हो जाता है इसका, है ना। अब बात करेंगे जो मैं अगला टॉपिक बताने वाली थी आपको, नपुंसकता के साथ, क्या दिमाग से उतर गया, चलो छोड़ो, कुछ और बताती हूँ, वैसे भी टाइम हो गया है। एक छोटा सा टॉपिक और बता देती हूँ ग्रहों का। ग्रहों की हमने दिशा जान ली, एलिमेंट और जान लीजिए, है ना, तत्व रह गए ग्रहों के, लिखा भी नहीं जा रहा है ना, तत्व और लिख लीजिए। तो राशियों के भी तत्व हो जाएंगे और इनके भी, है ना, इनको भी दोबारा से लिख लीजिए। सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। 9 हो गए ना, 3 2 5 4 9, ठीक। तत्व में देखते हैं, सूर्य अग्नि तत्व को बताता है, चंद्रमा जल तत्व को बताता है, बुध वायु तत्व को बताता है, मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, गुरु भी अग्नि तत्व का ग्रह है, शुक्र वायु तत्व में भी आता है, और वैसे जल तत्व में ज्यादा लेंगे इसे, वायु तत्व में थोड़ा ही असर देता है, जल तत्व में ज्यादा जाएगा शुक्र। शनि वात में आता है, इट मीन्स वायु में, शनि वायु का प्लैनेट है। और राहु और केतु जो पीड़ा देते हैं वो वायु जल अग्नि सबकी देते हैं, पर बेसिकली राहु और केतु हमारी बॉडी में वायु और पित्त, मतलब वायु और मेनली वायु ही कह लीजिए, कि वायु का तत्व बढ़ा देता है, वायु तत्व की बढ़ा देता है, अग्नि तत्व भी बढ़ाता है, ये सारे ही बढ़ाते हैं, कार्मिक है, ये कुछ भी बिगाड़ बिगाड़ देते हैं, इनका कुछ नहीं कह सकते। मेनली 7 प्लैनेट का है, सूर्य मंगल और गुरु ये अग्नि तत्व को बढ़ाते हैं, चंद्रमा और शुक्र जल तत्व में है, बुध और शनि वायु तत्व में है। अब प्रकृति भी लिख लीजिए। प्रकृति क्या होती है, प्रकृति का मतलब होता है हमारी 3 नाड़ियां होती है ना, वात पित्त और कफ, ये आपको पता है। हमारे शरीर पूरी तरह से 3 ही प्रकृति से बना हुआ है, वात, पित्त
और कफ, इन्हीं तीन से हमारा शरीर बना है। अगर किसी को भी आप नब्ज दिखाएंगे तो वो या तो कहेगा आपका वात बढ़ गया है, या पित्त बढ़ गया है, या कफ बढ़ गया है। इसके अलावा चौथी चीज हमारे शरीर में नहीं होती, और वो यही 9 प्लेनेट बैलेंस करते हैं। तो सूर्य के आगे लिख लीजिए, ये पित्त का कारक होता है, पित्त बढ़ाता है। चंद्रमा वात और कफ, अर्थात वात और कफ का मतलब होता है ठंड, बॉडी में ठंड बढ़ाता है, और खांसी जुकाम और ठंड होना, कफ होना, चेस्ट में पेन होना, कहीं इन्फेक्शन होना, वो सब ये करेगा चंद्रमा। बुध जो है ये वात पित्त और कफ, ये तीनों लिख रही हूँ मैं, 3 लिख रही हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है। इट मीन्स एक बुध ऐसा प्लैनेट है जो तीनों को बढ़ा देता है, वात पित्त और कफ तीनों को कंट्रोल करता है बुध। मंगल क्योंकि अग्नि तत्व का है तो पित्त पित्त को बढ़ाता है। गुरु कफ को बढ़ाते हैं, अर्थात ज्यादा कफ बनता है या ज्यादा बलगम या ज्यादा इंफेक्शन जल्दी जल्दी हो जाता है, तो ये गुरु बढ़ाते हैं। लेकिन भी गुरु अग्नि तत्व है ना। हाँ, तो भी कफ को बढ़ाता है बेटा, इन्फेक्शन को बढ़ाता है। और शुक्र कफ को बढ़ाते हैं। शनि वायु तत्व के हैं तो वात को बढ़ाते हैं बॉडी में, वात रोग, बॉडी का फूलना, थायराइड होना, जॉइंट्स पेन होना, वजन का बढ़ना, किसी को हाथी पांव की बीमारी हो जाती है, जो भी जिसमें वायु बढ़ जाए ऐसी चीजों में, वो शनि महाराज करते हैं। और राहु और केतु करते हैं वात पित्त दोनों बढ़ाते हैं, वात और पित्त। वैसे तो राहु कफ भी बढ़ाता है, वात पित्त और कफ, क्योंकि राहु इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक जो हम खाते हैं वो राहु की शांति के लिए होता है। केतु थोड़ा सा कम प्रॉब्लम देता है, केतु ज्यादातर वात और पित्त ही बढ़ाता है, कफ नहीं बढ़ाता। कफ राहु बढ़ाता है बहुत ज्यादा। ठीक है मैम बुध वायु का क्या होगा? बेटा, ये मैंने तीनों लिखा है, वात पित्त और कफ तीनों बढ़ाता है। ये एक नहीं बढ़ाता, ये तीनों को बढ़ा देता है। अगर बुध बिगड़ा ना किसी के शरीर में, तो वात भी बिगड़ेगा, पित्त भी बिगड़ेगा और कफ भी बिगड़ेगा। भूख कंट्रोल नहीं होती जिसका बुध, आप देखना जिनका भी बुध खराब होगा, बहुत ज्यादा फूडी होंगे, और उन्हें यही नहीं पता हमें कितना खाना है, और उसके बाद पेट फूलेगा, ज्यादा खा लिया, अब ये हजम नहीं हो रहा, अब ये खिसक नहीं रहा, ऐसे करके बैठ जाता है जिनका बुध बिगड़ेगा। क्यों? वात पित्त और कफ तीनों बिगाड़ता है बुध। बहुत खतरनाक प्लेनेट मानती हूँ मैं बुध को, दिखने में कोमल है और उतना ही खतरनाक होता है। एक एक चीजें और रह गई है, वो भी जल्दी से लिख लीजिए, फिर मेरी अगली क्लास भी है। इनकी ना रिश्ते होते हैं। तो सूर्य किसको डिनोट करेगा? पिता को। तो सूर्य से अगर हम देखेंगे कि हमारे परिवार में कौन है, तो सूर्य पिता है। चंद्रमा माता या माता जैसी स्त्रियां, जिसे भी मातृत्व वाली फीलिंग्स होंगी। हाँ सारंग जी, राधे राधे। चंद्रमा माता को रिप्रेजेंट या माता जैसी स्त्रियों को रिप्रेजेंट करेगा। बुध आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बताएगा, आपके मित्र मंडली को बताएगा, आपकी बहन बुआ बेटी सबको बुध बताता है। मंगल आपके खून के रिश्ते बताता है, जिनके साथ भी आपका ब्लड रिलेशनशिप है, वो भाई हो बहन हो कोई भी हो, ब्लड रिलेशनशिप। और स्पेशली हम भाई की रीडिंग मंगल से करेंगे, है ना। भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, दोनों हम मंगल से कर देते हैं, पर ब्लड रिलेशनशिप बेसिकली मंगल बताता है। गुरुदेव, गुरु की रीडिंग करेंगे, जो भी हमें टीच कर रहा होता है, जिसको हम आइडिया लेते हैं, मशवरा लेते हैं, सलाह लेते हैं, गुरु बनाते हैं, सीखते हैं, सब गुरु हैं। शिक्षक, और जो ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुआ हो, ब्राह्मण का दान लेता हो, मंदिर में पुजारी हो, सब गुरु में आएंगे। शुक्र स्त्री हो गई, पुरुष की कुंडली में उसकी पत्नी हो गई, स्त्री की कुंडली में उसकी बेटी। तो एक पुरुष की कुंडली में स्त्री का कारक मतलब उसकी जो बेटी होगी और पत्नी होगी, दोनों शुक्र होंगी। और एक स्त्री के लिए उसकी बेटी जो होती है वो उसके लिए शुक्र हो जाएगी। और उसके साथ जो भी
स्त्रियां जो भी प्रेम भाव रखती हो, देखो प्रेम समझ रहे हो, दोस्ती वाला प्रेम नहीं, प्यार वाला प्रेम, वो शुक्र होगा, जिसमें भी लव होगा, है ना, जिसमें मातृत्व होगा वो चंद्रमा, दोस्ती यारी होगी वो बुध। शनि लिख लीजिए, शनि हमारे चाचा ताऊओं को बताते हैं, या छोटा आदमी, फोर्थ क्लास पर्सन जो होता है सब शनि होते हैं, लेबर क्लास जो भी होगा, मेल फीमेल जो भी होंगे सब शनि होते हैं, जो भी छोटा काम, शुद्रता वाला काम, शुद्र जाति ही शनि होती है। राहु और मैम केतु ये को ब्लड में मलेच्छ, जाएंगे। मैम शनि का एक बार रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। हाँ मैम शनि शनि तो का, चाचा ताऊ तो ब्लड रिलेशन में आएंगे। हाँ लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि चाचा ताऊ शनि से रीडिंग आ जाती है, शाम मंगल से भी आ जाती है, लेकिन शनि से ज्यादा अच्छी आती है। दोनों को कॉम्बिनेशन करके देखेंगे नीरज जी, पर बेसिकली शनि दे देता है चाचा ताऊ की रीडिंग। और शनि देगा फोर्थ क्लास पर्सन, जो भी छोटा काम करेगा, छोटी सैलरी, पियॉन, फोर्थ क्लास पर्सन, आपकी मेड, सिक्योरिटी गार्ड, लेबर क्लास, कूड़ा उठा रहा, शुद्र जाति, सब शनि में आती है। ठीक है, आपके बाल शनि होते हैं साक्षात। अच्छा, राहु और केतु मलेच्छ कहा जाता है, मलेच्छ यहां मैं लिखकर बताती हूँ, मलेच्छ। अब आप कहेंगे मलेच्छ का मतलब क्या होता है दीदी? मलेच्छ का मतलब होता है जो भी अपंग होगा, भिखारी होगा, कोढ़ी होगा, हाथ पैर नहीं होंगे, सुनाई नहीं दे रहा होगा, बोल नहीं सकता, आंखें ना हो, कोई भी उसको मेंटली प्रॉब्लम हो, जिसके अंदर भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो कि वो सामान्य ना हो, उसे मलेच्छ कहेंगे, और वो अंगहीन कह सकते हो। राहु केतु को अंगहीन। रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ मतलब जो भी नॉर्मल नहीं है, जिसकी उंगली अगर कटी हुई है, हाथ नॉर्मल काम नहीं कर रहा, हाथ मुड़ा हुआ है ऐसे करके, हाथ नहीं है ना, एनीथिंग, कुछ भी डिसेबिलिटी जिसके अंदर भी होगी, आंखें नहीं है, एक आंख अंधी है, कान से सुनाई नहीं देता, गले की आवाज नहीं है, एनीथिंग जो भी नॉर्मल से हटकर होगा उसे हम मलिच्छ कहेंगे। वो रिप्रेजेंट करेगा राहु केतु को। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, इन ग्रहों का दान आप किसे करेंगे, जब मैं दान सिखाऊंगी तो जो आपको मैंने जो रिश्ता बताया है, उसी रिश्ते को उसी ग्रह का दान करने से ग्रह जल्दी हील होता है। ठीक, तो राहु केतु का दान किसको करना होता है? जो व्यक्ति डिसेबल होते हैं, जो भी व्यक्ति अपंग होता है, भिखारी होता है, जिसने आपके आगे हाथ फैला दिया कि भाई पैसे दे दे, वो राहु केतु बन गया, है ना, बेसिकली राहु हो जाता है वो। केतु बेसिकली उनको रिप्रेजेंट करता है जो अपंग होते हैं, किसी भी चीज से अपंग को केतु रिप्रेजेंट करता है। कोढ़ी, जिसे लेप्रोसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो केतु होता है, लेप्रोसी केतु बताता है। फोड़े फुंसियां भी होते हैं ना, किसी को बहुत मोटे मोटे फोड़े निकल जाते हैं, है ना, जिनमें मवाद भर जाए, जिसके अंदर पस भर जाए, वो भी केतु होता है। बिच्छू का काटना, सांप का काटना, वो भी राहु केतु होता है। चलिए, आज की क्लास थोड़ी लंबी भी हो गई है, कल मिलते हैं क्लास में।